कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे और अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप जो है इंग्लिश ऑनर्स के साथ साथ आप 11th 12th के भी स्टूडेंट हो, आप स्पोकन के स्टूडेंट हो या फिर आप 10th के स्टूडेंट क्यों ना हो, मतलब एकेडमिक से लेकर के कंपटीशन से लेकर के इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स तक की पढ़ाई जो है हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आज जो है बहुत ही खूबसूरत सोनेट के साथ मैं उपस्थित हूँ, जिस सोनेट का नाम है अ कंसोलेशन। और कंसोलेशन ये क्या है? सोनेट नंबर 29 है। किन का सोनेट है? तो आप देख सकते हैं विलियम शेक्सपियर का सोनेट है ये। अब विलियम शेक्सपियर ने ऑलमोस्ट 154 सोनेट्स लिखा है उन्होंने, और इन पूरे 154 सोनेट्स को जो है ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो क्या होती है 3 कैटेगरी, जिसको हम कभी विलियम शेक्सपियर के बारे में जब चर्चा करेंगे तो उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। हालांकि जितने भी विलियम शेक्सपियर के जितने भी सोनेट्स हैं, उन सोनेट्स की एक अपनी स्टाइल थी लिखने की, एक अपनी कह सकते एक फीचर था, एक क्वालिटी था लिखने का, जिसको हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट्स के नाम से जानते हैं। हालांकि विलियम शेक्सपियर मुख्य रूप से तो एक ड्रामेटिस्ट थे, लेकिन इन्होंने जितने भी सोनेट्स लिखा, कमाल के सोनेट्स इन्होंने लिखा, और ये नहीं चाहते थे कि इनका सोनेट जो है पब्लिश किया जाए, लेकिन किसी कारणवश ये बाहर निकल आया। और उसका सोनेट नंबर 29, यदि आप BA इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट है और फर्स्ट ईयर में यदि आप हैं तो ये आपका पहला पोइट्री सेक्शन से पहला पोएम पेपर 2 के लिए निकल के आता है। हालांकि सोनेट नंबर कितना है? 29, और आपका जो पेलग्राफ्स का गोल्डन ट्रेजरी है उसमें कंसोलेशन के नाम से दिया हुआ है। तो उनकी खूबी क्या थी एक सोनेट की? आपको भी पता है सोनेट का मतलब कितना होता है? 14 लाइंस की, 24 मैंने कह दिया, 14 लाइंस की पोएम होती है। और ये 14 लाइंस जो होता है ना, एक क्वार्टरन में डिवाइड होता है। तो क्वार्टरन का मतलब होता है बेटा 4 लाइंस, जो 4 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको हम लोग क्वार्टरन कहते हैं। तो इनके शेक्सपियरियन सोनेट में क्या था? 3 क्वार्टरन था। तो 3 4 जा आप बोल सकते हैं 12, और लास्ट के जो 2 लाइन है उसको कॉपलेट के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या है कि जो ऊपर से 8 लाइंस होते हैं उनको हम लोग ऑक्टेव के नाम से जानते हैं, और जो 6 लाइन होते हैं उनको हम लोग सेसेट के नाम से जानते हैं। और जनरली होता क्या है, ये जो 8 लाइंस होते हैं, जो ऑक्टेव होता है, ये एक्चुअली में प्रॉब्लम्स के नाम से जाने जाती है, इसमें समस्या ही दिखाई जाती है। और जो नीचे के 6 लाइंस जो होते हैं जिसको सेसेट कहा जाता है, वो इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है, या फिर उसमें रीजन पता लग जाता है लेखक को आखिर इन प्रॉब्लम के कौन कौन से रीजन्स हैं। इसी में अगर आप देखें तो जो अगर इसको 4 क्वार्टरन में बांटे तो 3 क्वार्टरन और 1 कॉपलेट हो जाएगा। कॉपलेट में 2 लाइंस होता है। जो बेटा इसमें जो 9th लाइन होता है वो टर्निंग पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं, जो मेन टर्निंग पॉइंट होता है उसको वोल्टा या फिर टर्न के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत सारी खूबियां होती है एक सोनेट को पढ़ने के लिए, तो मैंने ब्रीफ में जो है ना वो लेक्चर में ही आपको दे दिया, ठीक है। और शेक्सपियरियन पोएम का जो रिदम जो स्कीम है वो एक्चुअली AB CD और EF और GG के फॉर्म में होता है। अब इसको पहचानना बड़ा आसान है। रिदमिक इसमें कैसे है, देखो यहाँ S है, इसको मैंने A ले लिया, दूसरे वाले लाइन को हमने B ले लिया, और यहाँ A से यहाँ भी S आ गया, तो A मिल गया, तो ये पैटर्न हो गया A। और देखो E और E यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे फेट, यानी कि B का B मिल गया, यानी कि इनका रिदमिक स्कीम क्या हो गया? AB हो गया, ये आपका हो गया। अगर आगे देखेंगे तो नेक्स्ट जो क्वार्टरन है उसको हमने C और D में रखा, तो यहाँ देखेंगे होप है और यहाँ स्कोप है, और यहाँ पे T है और यहाँ पे क्या है? T है, यानी कि एक इसमें चला है आपका CD में निकल के आ गया। तो ये सेकेंड क्वार्टरन ऐसे होता है। थर्ड क्वार्टरन आप उसी तरह देखेंगे तो EF में है, और लास्ट वाला कॉपलेट GG में होता है। तो ये शेक्सपियरियन पोएम की जो है ना एक खूबी होती है, शेक्सपियरियन सोनेट जिसको हम लोग कहते हैं, इसी रिदमिक स्कीम में होता है। और ये रिदमिक स्कीम जानना इसलिए जरूरत है ना बेटा, क्योंकि जब आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन करने जाएंगे तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन में रिदमिक स्कीम जो है, राइम स्कीम जानना जरूरी होता है। कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है उसको जानना जरूरी होता है। तो डियर स्टूडेंट, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स that we have to learn to for critical appreciation. So चलिए पोएम को शुरू करते हैं। ज़्यादा मैंने लेक्चर दे दिया, हालांकि किसी दिन मैं शेक्सपियर सोनेट को स्पेशली इनकी खूबसूरती को मैं बताऊंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। आइए भावार्थ के पीछे चलते हैं। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वेल, फर्स्ट जो क्वार्टरन है आपका, फर्स्ट क्वार्टरन यानी कि फर्स्ट स्टेंजा जो है, कवि क्या कह रहा है? तो इस पूरे सोनेट में कवि खुद से बातें कर रहा है, और आपको अलग अलग क्वार्टरन में पता लगेगा कवि जो है अपने किसी खास दोस्त या उसकी मेमोरी को याद करते हुए
और अपने जो उनका एक स्टेट होता है, बड़ा दुख भरा उनका स्टेट होता है, उसको बोलते हैं अपने भाग्य को कोसते हैं। कभी क्या कहते हैं कि when in disgrace with fortune and men's eyes I all alone beweep my outcast state। बहुत ही खूबसूरत लाइन है। कभी इतना दुख में डूबा हुआ है, गम में डूबा हुआ है, डिसऑनर फील कर रहा है, और वो अपने जो फेट है, अपना जो उसका आउटकास्ट स्टेट, उसकी जो दुर्दशा है, उसके ऊपर वो कैसे रो रहा है, कभी यहां बता रहा है। कभी क्या कर रहा है कि व्हेन इन डिसग्रेस, अब यहां डिसग्रेस का मतलब मैंने लिख दिया डिसऑनर, यानी कि जब वो डिसऑनर में होते हैं, जब वो बेइज्जती में होते हैं। कहां? विथ फॉर्च्यून एंड मेन्स आइज, अपने भाग्य को लेकर के और लोगों की नजर में जब वो डिसऑनर फील करते हैं। देखो यहां पे व्हेन का कहने का मतलब होता है जब भी, मतलब कभी, जब भी डिसग्रेस होता है, किसके कारण? अपने फॉर्च्यून के कारण। कहां? लोगों की नजरों में। तो वो क्या करते हैं? द आई ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला। बिवीप, बिवीप का मतलब होता है, मैंने बेटा लिया लेमेंट या क्राई, यानी कि रोना। मैं रोता हूं किस चीज पे? अपने इस आउटकास्ट स्टेट पे। आउटकास्ट स्टेट का मतलब क्या होता है? मतलब रिजेक्टेड स्टेट। आपको हर जगह से रिजेक्शन मिला है, किसी ने आपका हेल्प नहीं करा, मदद नहीं करा, सोसाइटी ने आपको आउटकास्ट कर दिया, बेदखल कर दिया। तो उस स्टेट, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं क्या? आउटकास्ट स्टेट, जो मैंने लिखा है फॉरलॉर्न या फिर रिजेक्टेड स्टेट। तो डियर स्टूडेंट, लेखक ने क्या कहा, विलियम शेक्सपियर ने क्या कहा कि जब कभी भी मैं अपने भाग्य और लोगों की नजरों में डिसग्रेस फील करता हूं, तो मैं अकेला अपने इस बेवसी पे, अपने इस रिजेक्टेड स्टेट पे मैं जोर जोर से रोता हूं। क्योंकि मुझे सोसाइटी ने क्या किया, इस पूरे समाज ने मुझे आउटकास्ट कर दिया है, मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मैं लोगों की नजरों में डिसग्रेस फील कर रहा हूं, तो मैं अकेला रोता हूं, विलाप करता हूं। कहता है कि एंड ट्रबल, और समस्या तो तब खड़ी हो जाती है ना, डीप हेवन। बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने कहा, डीप हेवन। हेवन का मतलब किससे है? स्वर्ग से है। स्वर्ग मतलब ईश्वर से है। डीप का मतलब आपको भी पता है कि डीप का मतलब क्या होता है। तो गूंगा होना, बहरा होना आपको पता है। तो वहां पे कभी क्या कहते हैं कि एंड ट्रबल डीप हेवन, समस्या तो तब खड़ी हो जाती है जो हेवन है वो डीप है, बिल्कुल बहरा है। विथ माई बूटलेस क्राइज। अब यहाँ पे बूटलेस का अर्थ क्या होता है? यूजलेस क्राइज। हमने नहीं लिखा है, आप लिख लेना यूजलेस क्राइज। मतलब जो मैं ये रोता हूं, अपने ये जो मेरा बूटलेस क्राइज है, जो मैं रोता हूं, इस रोना को, इस दर्द को, इस पीड़ा को हेवन भी नहीं सुन रहा है। यानी कि वो भी डीप हो चुका है, वो भी बहरा हो चुका है। यानी कि मुझे सोसाइटी ने रिजेक्ट किया, हर जगह मुझे धोखा मिला, मैं डिसग्रेस फील कर रहा हूं और मैं रो रहा हूं, सोच रहा हूं कि कोई मेरी मदद करे, डिवाइन पावर मेरी मदद करे। लेकिन हेवन भी क्या हो चुका है? डीप हो चुका है। उसको भी मेरी वेदना, मेरी ये जो दुर्दशा है, मेरी करुणा में जो मेरी ये जो मैं जो रो रहा हूं, उसको हेवन भी नहीं सुन पा रहा है। आगे लेखक क्या कहते हैं, देखो, एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। वाओ, लेखक इतना ज्यादा दब चुका है ना, कहता है कि मैं अपने आप को देखता हूं और मैं अपने फेट को, अपने किस्मत को, अपने लक को मैं कोसता हूं, मैं श्राप देता हूं, कोसता हूं कि कैसा किस्मत पाया है रे तूने, कि डिसग्रेस हुआ है। तुम जो है ना, लोगों की नजरों में अपने फॉर्च्यून के कारण डिसग्रेस है, तू रो रहा है, डीप हेवन हो चुका है। तो अंत में करता क्या है लेखक? तो अपने आप को देखता है, अपने स्टेट को देखता है और खूब रोता है और अपने भाग्य को कोसता है कि क्या किस्मत पाई है मैंने, जिसको सुनने वाला, देखने वाला, समझने वाला कोई भी नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट, बोल सकते हैं क्वाट्रेन या स्टेंजा का मैंने मतलब समझाया। इसमें कभी क्या है, एकदम डिक्लाइन है उसका फॉर्च्यून, किस्मत के कारण उसके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, वो हर जगह से रिजेक्ट हो चुका है। उसी की बात विलियम शेक्सपियर ने कहा। दूसरे क्वाट्रेन में आते हैं तो कभी क्या कहते हैं कि विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, फीचर्ड लाइक हिम विथ फ्रेंड्स possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy contented list। समझो, यहाँ लिस्ट का मतलब होता है a little, बहुत, थोड़ा सा। अब इस वाले क्वार्टरन में कभी क्या कर रहा है, कभी इच्छा कर रहा है, कभी की इच्छा है, कभी कि ये मनसा है, कभी जो है ना लोगों को देख करके उसके मन में लालच पैदा हो रहा है यार,
कि कभी अपने आस पड़ोस के दूसरे कवियों को, दूसरे लेखकों को, दूसरे लोगों को देखता है तो उसके अंदर कौन सी इच्छा है कि विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। मैं आशा करता हूं कि मैं एक दफा कैसा हो जाऊं, अमीर हो जाऊं, अमीर हो जाऊं, अमीर के जैसा हो जाऊं। फीचर लाइक हिम, उस अमीर इंसान के जैसा मेरे पास भी फीचर हो जाए, मेरे पास भी क्वालिटी जो है, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम, लग्जरियस लाइफ हो जाए। लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पजेस्ट, और जैसे अमीर लोगों के दोस्त होते हैं, यहाँ पजेस्ट मतलब होता है ओन्ड, यानी कि टू हैव। जैसे अमीर लोगों के दोस्त होते हैं वैसे ही मेरे भी दोस्त हो जाए। यानी कि कभी देखता है अपने आस पड़ोस में अमीर लोगों को, यूं कहिए पोएट्स को, किसी को, कोई ड्रामेटिस्ट को, कोई राइटर को देखता है तो ये भी इच्छा करता है कि काश मैं उनकी तरह अमीर होता और उनकी तरह मेरे अंदर भी फीचर्स होते और उनकी तरह मेरे भी धनी धनी दोस्त होते हैं। डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप। मैंस आर्ट का मतलब होता है मैंस स्किल, और स्कोप का मतलब आप समझ रहे हैं उनकी तरह लक्ष्य। और मैं डिजायर करता हूं कि उन्हीं की तरह मेरा भी स्किल हो जाए, मेरे पास भी कोई स्कोप हो जाए। किन की तरह? उन अमीर लोगों की तरह। या कभी इमिटेट करने का प्रयास कर रहा है कि काश उनके तरह मेरे पास हो जाता। वो लालच को अपना शो कर रहा है, डिजायर को, विशेज को शो कर रहा है। और लास्ट में कभी क्या कहते हैं? विथ व्हाट आई मस्ट एंजॉय कंटेंटेड लिस्ट, कम से कम मुझे कंटेंटेड मिल जाए। कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, संतोष। मतलब जैसा कि मुझे पहले अपने कंटेंटेड लाइफ को मैं एंजॉय करता था, वैसा ही फिर से मेरे जीवन में जो है ना सब कुछ आ जाए। मतलब ये यहाँ पे शो कर रहा है, लेखक जो है विलियम शेक्सपियर बता रहे हैं कि मैं अमीर जैसा हो जाऊं, उनके जैसा मेरे अंदर फीचर्स आ जाए, उनके जैसे मेरे दोस्त हो जाए, उनके जैसा मेरे पास स्किल्स हो जाए, उनके जैसा मेरे पास स्कोप्स हो जाए और ढेर सारी चीज़ें हो जाए। कंटेंटेड लिस्ट, कम से कम ऐसा कुछ मुझे प्राप्त हो जाए। तो पहले में उन्होंने अपने डिक्लाइन, जो उनका फॉर्च्यून में जो डिक्लाइनेशन हुआ है, जो डिसग्रेस को फील कर रहे हैं, बूटलेस क्राइज के बारे में, हैवन डेफ हो चुका है उसके बारे में उन्होंने कहा। दूसरे क्वार्टर यानी कि दूसरे स्टेंजा में उन्होंने अपने आस पड़ोस के लोगों से जो जेलस फील कर रहे हैं या इनको लालच है या इनको इच्छा है, उसको ये व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए। थर्ड में देखिए, अब यहां से तो खत्म हो गई, 2 क्वार्टर 8 लाइन्स खत्म हो गए। अब यहां से ना टर्न होता है, यहां से वोल्ट होता है, यहां से चेंजिंग शुरू होता है। इनको रीजन पता लग जाता है कि आखिर ये क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, मेरे जीवन में क्या आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं, मैं संतुष्ट हो जाऊं, उसके बारे में बोल रहे थे। क्या बोल रहे हैं कि हैप्पीली आई थिंक ऑन दी। देखो, दी का मतलब होता है बेटा यू। दी का मतलब क्या होता है? यू। आपको मैंने पहले भी बहुत सारे पोएम्स में बता दिया है कि दाऊ का मतलब यू होता है, जो सब्जेक्ट के रूप में होता है। दी का मतलब यू होता है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। दाई का मतलब योर होता है। तो यहाँ क्या कहा कि हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, और खुशी खुशी जब मैं तुमको लेकर के सोचता हूँ। अब ये तुम कौन है? देखो, कभी विलियम शेक्सपियर के जब 154 सोनेट्स को आप डिवाइड करेंगे तो पहला जो 1 से लेकर के 126 तक का जो इनका सोनेट है, उसमें किसी यंग मैन की बात की गई है। जो वह 127 से लेकर के 152 तक का जो इनका सोनेट है, उसमें किसी मिस्टीरियस लेडी की बात की गई है। 153 और 54 जो है वो ग्रीक और लैटिन सोनेट्स के बेस पे बनाया गया है। तो यहाँ पे कभी अपने किसी दोस्त के बारे में करता है, यहाँ पे उसके थॉट्स में चेंजेस आते हैं, यहाँ कभी जो है अपने दोस्त की मेमोरीज को याद करता है और क्या कहता है कि हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, खुशी खुशी मैं जब कभी भी तुझे सोचता हूं, एंड देन माई स्टेट, और उसके बाद मैं अपने स्टेट को सोचता हूं। मतलब एक तरफ मैं अपने दोस्त को सोचता हूं और दूसरी तरफ मैं अपनी इस स्टेट, आउटकास्ट स्टेट को मैं सोचता हूं। तो क्या लगता है? लाइक टू द लार्क, लाइक टू द लार्क। अब लार्क का मतलब क्या होता है? तो लार्क का मतलब एक बर्ड होती है, एक स्पेशल बर्ड, बड़ी खूबसूरत बर्ड होती है, जो जैसे ही सवेरा होता है ना, तो मानो वो पृथ्वी को छोड़ करके हेवन के गेट पर जाती है और वहाँ स्तुति प्रस्तुत करती है, वहाँ गीत गाती है, वहाँ आराधना करती है, वहाँ भजन कीर्तन शुरू कर देती है। तो कवि ने उससे कंपैरिजन करते हुए कहा है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ खुशी खुशी, और एक तरफ मैं अपने स्टेट के बारे में सोचता हूँ, तो जैसे मानो लार्क पक्षी की तरह जो सुबह होते ही वो अराइज कर जाती है, वो निकल जाती है। कहाँ? सलेन अर्थ से। सलेन अर्थ का मतलब होता है बेटा बैड टेम्पर्ड अर्थ, मतलब एकदम
अर्थ, सलन अर्थ का मतलब होता है बुरा अर्थ, बुरे स्थिति में अर्थ, दुखद परिस्थिति में जो अर्थ है, जो अर्थ पूरा का पूरा दुख कष्ट से घिरा हुआ है, तो उस अर्थ से निकल करके चली जाती है कहाँ, हेवन के गेट पे, और वहां जाकर के हाइम्स करती है। वहां जाकर के, जो हाइम्स का मतलब तो ऐसे रिलीजियस सॉन्ग होता है, लेकिन इसका मतलब आप समझिए भजन करती है, वहाँ गीत गाती है, वहाँ स्तुति, वहाँ वंदना भगवान की करती है। तो ऐसा ही होता है। मतलब जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और अपने स्टेट के बारे में सोचता हूँ, तब मुझे एकदम खुशी का एहसास होता है, और मुझे लगता है कि तुम्हारी यादों से मैं अपने उस दुख भरे स्टेट को छोड़ करके बिल्कुल भक्ति में एकदम प्योर, एकदम मतलब शुद्ध जगह पे आ गया हूं, जहां कोई दुख दर्द तकलीफ कष्ट पीड़ा नहीं है। तो यहाँ कभी ये बताना चाहता है कि एकदम प्योर सोल की बात करता है कि हेवन के गेट तक जाने के लिए आपको लार्क पक्षी की तरह बनना पड़ेगा, यानी कि दिल में प्योरिटी रखनी पड़ेगी, शुद्धता रखनी पड़ेगी, तभी आप जो है उस हेवन के गेट तक पहुंच सकते हैं, इस सलन अर्थ, इस दुख भरे कष्ट भरे इस पृथ्वी से निकल करके। तो लेखक यहाँ पे अपने दोस्त की चर्चा करता है, अपने एक मिस्टीरियस फ्रेंड की चर्चा करता है कि जब कभी मैं तुम्हें सोचता हूँ और मैं अपने स्टेट को सोचता हूँ, तो मैं तुम्हें खुशी खुशी सोचता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा अनुभव होता है। तो मानो जैसे लाख पक्षी जो है वो बिल्कुल जैसे सवेरा होने पर उठ करके चली जाती है, इस सलन अर्थ से हेवन के गेट पर जाकर के हिम करती है, वैसा मुझे भी फील होता है यार, जब तुम्हारी याद आती है, जब तुम्हें मैं सोचता हूँ। और लास्ट कॉपलेट में कभी क्या कहते हैं कि फॉर दाई स्वीट लव, दाई का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था कि दाई का मतलब योर होता है। दाई का मतलब क्या होता है बेटा, योर। जब स्वीट लव, तुम्हारे मधुर प्रेम को जब मैं याद करता हूं, तो दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड, जब तुम्हारे मधुर प्रेम को, तुम्हारे यादों को, अपने दोस्त की यादों को जब ये याद करते हैं, तो क्या होता है, सच वेल्थ ब्रिंग्स, तो इस प्रकार का इनको धन की प्राप्ति होती है, धन आता है, इनको धन मिलता है कि उस धन के लिए that then I scorn to change my state with kings। scorn का मतलब मैंने यहाँ hatred लिखा हुआ है, hatred मतलब घृणा के अर्थ में होता है। तो बोल रहा है कि I scorn, कि मैं अपने इस घृणा भरे जीवन को एक राजा के स्टेट के साथ भी चेंज नहीं कर सकता हूं। मतलब कभी यहां पे अपने दोस्त के मेमोरी की बात करते हैं, उसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि जब तुम्हारी जो स्वीट जो मेमोरीज है, जो तुम्हारा स्वीट मेमोरीज है, जब भी मैं तुझसे याद करता हूं तो मैं इतना ज़्यादा खुश हो जाता ना, और मुझे एक ऐसे धन की प्राप्ति हो जाती है कि मैं उस धन के बदले में, अगर कोई राजा बोले कि मेरा आप पूरी की पूरी राज्य ले लो, सारा का सारा धन ले लो, तो भी मैं नहीं दे सकता हूं। मतलब यहाँ कभी बात कर रहे हैं संतुष्टि की, कि अगर एक कोई राजा है तो उसके बाद हो सकता है धन दौलत शौहरत सब कुछ होगा, लेकिन कंटेंटेड नहीं होगा, उसके पास संतोष नहीं होगा। लेकिन और यहाँ पे अगर आपके जीवन में अगर अच्छा दोस्त हो, अच्छी संगत हो, अगर आप संतुष्ट हैं, तो आप जो है ना बहुत ही अच्छे तरीका से जीवन जी सकते हैं। तो यहाँ पे धन कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपके स्टेट, आपकी मतलब आपके दोस्त और उसकी इंपॉर्टेंस। तो लेखक ने ये समझाने का प्रयास किया अपने सोनेट से। तो पहले सोनेट में देखा कवि को जब डिसग्रेस फील होता है तो वो कैसे फील करता है, और हेवन क्या हो जाता है, डीप। दूसरे में कवि जो है कैसी कैसी इच्छा करता है कि एक रीच हो जाए, रीच के जैसा उसके अंदर फीचर्स आता है, उसके दोस्त वैसे हो जाए, उसके जैसा उसके पास स्किल आ जाए, स्कोप आ जाए, और एटलीस्ट कंटेंटेड लाइफ की तरह वो जिए। यहाँ उसको पता लग जाता है कि अगर क्या कारण है, तो ऐसे चीजें। तो यहीं पे बताता है, एट इन दिस थॉट्स माई सेल्फ वॉज मोर डिस्पाइजिंग, मतलब उसमें इन सभी सोचों में, जब जितने भी सोच की बात, थॉट्स की बात कर रही है, जब ये डिस्पाइजिंग फील करता है, डिस्पाइजिंग फील का मतलब होता है बिल्कुल बेकार का फील करना, बिल्कुल असंतोषपूर्ण फील करना, घृणा फील करना। तो उस फीलिंग में क्या होता है कि अपने दोस्त के बारे में जब ये सोचता है और अपने स्टेट के बारे में सोचता है, तो इंपॉर्टेंस अपने फ्रेंड को देता है, और लार्क पक्षी से अपने आप को, उस फीलिंग को कंपेयर करता है, और लास्ट में कहता है कि उसके यादों के बदले मैं राजा से भी अपनी अवस्था को चेंज नहीं कर सकता हूं। तो इस तरीके से लेखक ने अपनी सोनेट को कंप्लीट किया। आई होप कि ये सोनेट आपको समझ में आया होगा। अगली शानदार किसी अगली पोइट्री सेक्शन के साथ या फिर किसी और लेसन के साथ हम लोग जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहेंगे, और हाँ, नए होंगे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।